हेलो स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। डेप्रिसिएशन टॉपिक है, डेप्रिसिएशन। ओके, उसमें एक्चुअली हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट हम थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखेंगे यहाँ पर। डेप्रिसिएशन जब सॉल्व करेंगे, हमें फिक्स एसेट अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ता है और डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, और उसके साथ हमें जर्नल एंट्रीज भी करना पड़ता है। तो हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन देखेंगे। एक्चुअली आपको ऑलरेडी पता है कि डेप्रिसिएशन मतलब क्या है। डेप्रिसिएशन मतलब परमानेंट एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। ओके, सिंपल टर्म में हम बोलेंगे कि जो हमारा फिक्स एसेट रहता है उसका जो वैल्यू जो डिक्रीज होता है तो उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। ओके, तो डेप्रिसिएशन ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? तो लैटिन वर्ड है डेप्रिसिएशन, और वो डेप्रिसिएशन लैटिन वर्ड से एक्चुअली आया है डेप्रिटियम। ओके, और उसका मीनिंग क्या है? डिक्लाइन और रिडक्शन इन प्राइस और वैल्यू। ओके, तो उसी तरह के ये जो डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है वो खाली फिक्स एसेट पे हम चार्ज करेंगे। ओके, जो फिक्स एसेट रहेगा उस पर ही हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। ओके, और जो फिक्स एसेट रहता है आपको पता है एक्चुअली कोई भी फिक्स एसेट मतलब प्लांट एंड मशीनरी रहेगा तो उसका एक्चुअली कुछ लाइफ रहेगा। अभी हमने फिक्स एसेट परचेस कर दिया, हमारे सिंपल टर्म में हमें पता है कि फ्रिज है एक, हम फिक्स एसेट करके कंसिडर कर सकते हैं। हमने फ्रिज परचेस कर दिया तो उसका कुछ लाइफ रहेगा, 5 ईयर्स 10 ईयर्स उसका कुछ लाइफ रहेगा, और 10 ईयर के बाद उसका कभी लाइफ कभी 10 ईयर्स रहेगा। तो 10 ईयर्स के बाद हमें क्या करना पड़ता है? वो जो फ्रिज है वो एक्चुअली मोस्टली ख़राब हो जाता है तो हमें रिप्लेस करना पड़ता है वो फ्रिज। ओके, वो स्क्रैप में उसको हम सेल करेंगे और खाली रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो वो रिप्लेस करने के लिए हम हर साल कुछ अमाउंट हम बाजू में रखेंगे। मतलब ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर कर जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे ना, उसका जो अमाउंट आएगा वो हम अमाउंट एक्चुअली साइड में रखेंगे, किसी एक्चुअली अदर सिक्योरिटी में हम इन्वेस्ट करेंगे। और फाइनली जब हमें एसेट जब परचेस करना पड़ेगा तो वो हम जो सिक्योरिटी रहेंगे वो सेल करेंगे, और उससे जो अमाउंट आएगा वो हम यूटिलाइज करेंगे न्यू एसेट परचेस करने के लिए। तो ये एक्चुअली कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन का, कि जब हमें न्यू एसेट जब परचेस करना पड़ेगा तो हमारे पास उतना फंड अवेलेबल रहना चाहिए। ओके, तो जो फिक्स एसेट रहता है उसका एक्चुअली वैल्यू एक्चुअली कम होता जाता है। कम क्यों होता है? तो टाइम जाने के वजह से, मतलब टाइम हम यूज़ यूजेस करेंगे, उसका यूज़ करेंगे, नहीं तो थोड़े दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली एक्चुअली उसका वैल्यू है वो डिक्रीज होता जाता है। आपने कार परचेस कर दिया। ओके, कार एक फिक्स एसेट है। कार आपने परचेस कर दिया और घर में खाली रख दिया, यूज़ नहीं किया, तो भी उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। कोई भी बाद में परचेस करने आएगा तो वो एक्चुअली वैल्यू डिक्रीज करके मांगेगा। ओके, उसका एक्चुअली वो सेम प्राइस नहीं दे देगा। जो हमने परचेस करते समय जो प्राइस हमने लिया है, जिस प्राइस को हमने लिया है उसी सेम प्राइस को वो लेने को नहीं आएगा, कोई भी लेगा नहीं है। वो एक्चुअली प्राइस एक्चुअली कम करके मांगेगा। तो खाली यूजेस मतलब यूजेस से भी डिक्रीज होगा वैल्यू, पैसेज ऑफ टाइम एक्चुअली जाने की वजह से भी एक्चुअली डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और ड्यू टू एब्सोलेंसेस मतलब हमारी जो टेक्नोलॉजी चेंज होते हो जाती है तो एक्चुअली कुछ कुछ एक्चुअली एसेट रहते हैं वो एक्चुअली यूजलेस हो जाते हैं। तो इस तरह के से भी एक्चुअली हमारे एसेट का एक्चुअली वैल्यू डिक्रीज हो सकता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द विलियम पिकल्स क्या कहता है? डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। ओके, डेप्रिसिएशन रिफर्स टू द डिक्लाइन और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। ओके, ये वर्ड आपको याद रखने का, खाली फिक्स एसेट पे है। डेप्रिसिएशन इज परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिमिनिशिंग इन द क्वालिटी क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ एसेट। ओके, अभी ये डेफिनेशन दिया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये डेप्रिसिएशन दिया है, आईसीएआई ने। क्या डेप्रिसिएशन दिया है? द मेजर्स ऑफ वेयरिंग आउट कंजम्पशन और अदर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम यूज, इफ्लेक्ट्स ऑफ टाइम, एब्सोलेंसेस थ्रू टेक्नोलॉजी एंड मार्केट चेंजेस। ओके, मार्केट चेंज है, टेक्नोलॉजी और मार्केट चेंज हो जाता है। जैसे समझो फर्स्ट हम पेजर यूज़ करते थे। ओके, मतलब आई थिंक 20 ईयर्स बैक हम पेजर यूज़ करते थे, लेकिन अभी वो आउटडेटेड हो गया, अभी कोई भी अब पेजर नहीं यूज़ करेगा। ओके, बाद में एक्चुअली हम सिंपल एक्चुअली ट्रेडिशनल फ़ोन यूज़ करते थे, अभी वो भी फ़ोन एक्चुअली मतलब कुछ कुछ पर्सन यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी अभी आउटडेटेड हो गया, 2G फ़ोन। ओके, अभी 3G 4G 5G फ़ोन आ गए। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से, मार्केट चेंज होने की वजह से वैल्यू में एक्चुअली डिक्रीज हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। जो भी वैल्यू डिक्रीज होगा तो उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। अभी व्हाट इज द नीड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन और चार्जिंग डेप्रिसिएशन? ओके, तो फर्स्ट देखिए ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। ओके, आप कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करोगे और उसमें कभी आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तो वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हो गया।
ओके, कंपलसरी है, कभी आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तो आपने रॉन्ग कर दिया एक्चुअली, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं शो करेगा। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा सेंटेंस दिखा, एक्चुअली फर्स्ट एक्चुअली नीड क्या दिया है, तो असर्टेन द ट्रू एंड करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, कभी आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस जो आप फाइंड आउट करोगे, जो प्रॉफिट जो फाइंड आउट करेगा वो करेक्ट पिक्चर नहीं शो करेगा। आपका जो प्रॉफिट है, कभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तो एक्चुअली प्रॉफिट एक्चुअली इन्फ्लेटेड प्रॉफिट आपको दिखेगा। ओके, सेकंड दिया है टू प्रेजेंट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ओके, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं वो पीएनएल अकाउंट को शो करते हैं, तो इसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट का जो वैल्यू रहेगा वो एक्चुअली इनकरेक्ट शो करेगा। सेकंड, प्रेजेंट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, मतलब एसेट जो हम शो करते हैं वो बैलेंस शीट को शो करते हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन भी हम बैलेंस शीट से हम रिकॉग्नाइज करते हैं आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। तो अब जब एसेट का वैल्यू जब डिक्रीज नहीं करोगे हर साल, तो आपका जो मतलब आप डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करोगे तो एसेट का वैल्यू डिक्रीज नहीं होगा, और एसेट का वैल्यू इन्फ्लेटेड शो होगा, तो फाइनेंशियल पोजीशन हमारा इनकरेक्ट शो होगा। ओके, उसके बाद में रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब आप एसेट परचेस करते हो और वो 10 साल बाद कभी हमें स्क्रैप में सोल्ड करना पड़ेगा, 10 साल बाद वो यूजलेस हो जाएगा, 10 साल बाद हमें वो एक्चुअली यूज़ नहीं कर सकते, तो 10 साल बाद हमें वो रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, तो जब उसका एस्टिमेटेड लाइफ जब खत्म हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो रिप्लेस करना पड़ेगा एसेट, हमें वहाँ पर न्यू एसेट हमें परचेस करना पड़ेगा। तो न्यू एसेट परचेस करने के लिए आपके पास एक्चुअली कुछ अमाउंट रहना चाहिए ना, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, एसेट जो हम परचेस करेंगे उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और डेप्रिसिएशन का जितना भी अमाउंट है वो अदर सिक्योरिटी में हम इन्वेस्ट करेंगे, और जब हमें न्यू एसेट परचेस करना पड़ेगा तभी वो सिक्योरिटी हम सोल्ड करेंगे, और उसके बाद जो हमें अमाउंट मिलेगा उससे हम न्यू एसेट हम परचेस कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एक रीज़न है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। ओके, तो नीड फॉर डेप्रिसिएशन आपने देख लिया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन क्यों होता है, एक्चुअली डेप्रिसिएशन क्यों होता है, तो नेचुरल वेयर एंड टीयर। ओके, नेचुरली कुछ जो एसेट रहता है उसमें वेयर एंड टीयर हो जाता है, एक्चुअली उसमें गंज आता है, एक्चुअली किसी एसेट जो कभी लोहे का रहेगा तो उसमें गंज पकड़ जाता है, तो अलग अलग एक्चुअली तरीके से नेचुरल वेयर एंड टीयर हो सकता है। इफ्लक्स ऑफ टाइम है, मतलब पैसेज ऑफ टाइम है, टाइम जाने की वजह से 1 साल के बाद एसेट का एक्चुअली वैल्यू होता है वो कम होता जाता है। ओके, एब्सोलेंसेस, कभी टेक्नोलॉजी कभी चेंज होगी तो उसकी वजह से भी एक्चुअली यूजलेस हो जाते हैं एसेट, कुछ एसेट एक्चुअली उसका वैल्यू कम हो जाता है। उसके बाद में डिप्लेशन, डिप्लेशन मतलब जो माइंस रहते हैं, ऑयल वेल्स रहते हैं, उससे हम हर साल मतलब हर रोज हम कुछ एक्चुअली कोल निकालते रहते हैं, ऑयल निकालते रहते हैं, तो उस वो यूजेस होने की वजह से उसका जो वैल्यू है वो कम होता जाता है, क्योंकि उसका जो स्टोरेज रहता है वो कम होता है, मतलब कम रहता है, तो एक्चुअली हम यूज़ करते जाएंगे तो उसका जो स्टॉक है वो कम होता जाएगा, और उसका यूज़ है वो मतलब यूज़फुलनेस उसका कम होता जाएगा, तो उसको बोलते हैं डिप्लेशन। ओके, तो डिप्लेशन की वजह से एक्चुअली डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन होता है। नेचुरल कैलेमिटीज, ओके, फायर, फ्लड, अर्थक्वेक या नेचुरल कैलामिटीज़ के वजह से भी हमारा डेप्रिसिएशन हो सकता है। इन्वेंशन, न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंशन होने की वजह से हमारा डेप्रिसिएशन हो सकता है, मतलब आपको बताया अभी 2G फ़ोन था पहले, उसमें इन्वेंशन होकर एक्चुअली 3G फ़ोन आ गया, 3G इन्वेंशन होकर 4G आ गया, 4G इन्वेंशन होकर उसमें 5G आ गया, तो उसमें एक्चुअली जैसे इन्वेंशन होता जाएगा तो एक्चुअली जो ओल्ड वाला जो टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअली यूज़ कम होता जाएगा। तो अभी 2G फ़ोन का अभी वैल्यू बहुत कम है। पहले 2G फ़ोन आप स्टार्टिंग में लेते थे तो 10-20 हज़ार का फ़ोन आता था एक्चुअली, और वहाँ पर एक्चुअली कॉल रेट्स भी ज़्यादा थे, तो कोई मतलब वहाँ पर अभी एक्चुअली 5G फ़ोन भी आपको 10 हज़ार तक मिल जाता है। ओके, तो टाइम एक्चुअली मतलब इन्वेंशन के वजह से भी हमारे डेप्रिसिएशन हमारा होता है एसेट का। ओके, अभी नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द डेप्रिसिएशन। अभी कौन से फैक्टर्स एक्चुअली अफेक्ट करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ एसेट, जो एसेट का जो कॉस्ट है उसके हिसाब से भी हमारा डेप्रिसिएशन हमारा अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है। जो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है, रेसिडुअल वैल्यू उसको बोलते हैं, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू मतलब एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ द एसेट जो वैल्यू आपको मिल सकता है उसको एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू हम बोलते हैं, तो वो भी अफेक्ट करेगा आपके डेप्रिसिएशन चार्जिंग पे, डेप्रिसिएशन के वैल्यू पे। उसके बाद में एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पे, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से भी आपके डेप्रिसिएशन के वैल्यू पे अफेक्ट अफेक्ट करेगा। समझो आपका 1 लाख रुपीज़ का एसेट है, उसका कभी यूजफुल लाइफ कभी 5 ईयर्स है, तो आपको 20,000 रुपये हर साल आपको डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा, तो आपको 5 साल बाद आपका 1 लाख रुपीज़ आपके रिकवर हो सकते हैं। अभी वही एसेट का कभी एस्टिमेटेड लाइफ का भी 10 ईयर रहेगा,
तो आप हर साल आपको खाली 10,000 रुपीज़ ही डेप्रिसिएशन चार्ज करने का पड़ेगा, मतलब 10 ईयर के बाद आपके पास 1 लाख रुपीज़ हो जाए 1 लाख रुपीज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका एस्टिमेटेड लाइफ पे भी एक्चुअली जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू है वो अफेक्ट करेगा। उसका स्क्रैप वैल्यू पे भी स्क्रैप वैल्यू से भी आपका डेप्रिसिएशन का वैल्यू से इफेक्ट ही रहेगा। मतलब आपका कभी स्क्रैप वैल्यू कभी 1 लाख रुपीज़ का एसेट है, 5 ईयर्स के बाद आपको कभी 40,000 रुपीज़ आपको स्क्रैप वैल्यू मिलने, मतलब स्क्रैप का वैल्यू उसका मिलने वाला है, तो आपका डेप्रिसिएशन अभी खाली 60,000 का ही चार्ज करना पड़ेगा, नहीं आपको पूरा 1 लाख का चार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो स्क्रैप वैल्यू से भी इफेक्ट होगा। और कॉस्ट ऑफ एसेट से, आपने एक एसेट परचेस करके वो 1 लाख रुपीज़ का है, तो आपको वो कभी 10 साल चलने वाला है, तो आपको डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना पड़ेगा, 10,000 रुपीज़ चार्ज करना पड़ेगा। और कभी वो 2 लाख रुपीज़ का एसेट है, तो आप डेप्रिसिएशन आपको डबल चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि एसेट का वैल्यू भी डबल है। तो ये तीन जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करने वाले हैं हमारे डेप्रिसिएशन चार्जिंग में। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखने वाले मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। अभी इतने सारे मैंने डेप्रिसिएशन के मेथड लिखे हुए हैं, उसमें से कोई भी मेथड्स एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन उसके हिसाब से चार्ज कर सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में खाली 2 मेथड्स है जो स्टार्टिंग में मैंने ग्रीन कलर में मेंशन किया हुआ है, वो 2 मेथड हम सीखने वाले हैं। ओके, और ये 2 मेथड्स ही मोस्टली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं एक्चुअली इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रिकॉग्नाइज किया जाता है। ओके, तो जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके हिसाब से यहाँ के जो मेथड से यूज़ कर सकती है, लेकिन इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ होता है। ओके, तो उसमें देखिए फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, उसका और एक नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। सेकंड मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसका और एक नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके, और ये भी मेथड से एक्चुअली बाकी क्या, एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस फंड मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड, डिप्लेशन मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, रिपेयर्स प्रोविजन मेथड। तो इस ये बहुत सारे एक्चुअली मेथड्स है, लेकिन उसमें से ये ऊपर वाले जो 2 मेथड है वो हम सीखने वाले हैं अभी इस नेक्स्ट अभी वीडियो में। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। और ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये खाली फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का है, जो फर्स्ट वाला मेथड है ना उस मेथड के बारे में है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब, फिक्स इंस्टॉलमेंट मतलब जो हम डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं वो हर ईयर सेम ही रहता है, फिक्स रहता है। फिक्स इंस्टॉलमेंट पे मतलब फिक्स डेप्रिसिएशन रहता है, इसके वजह से उसको बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। जो उसका जो डेप्रिसिएशन रहता है वो हर ईयर सेम रहता है, उसमें चेंजेस नहीं होता है, इसकी वजह से फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड उसको बोलते हैं। सेकंड स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब हर ईयर सेम ही रहता है, स्ट्रेट रहता है, मतलब एक ही तरीके से हम डेप्रिसिएशन हर ईयर हम चार्ज करते हैं, इसकी वजह से उसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। ओके, सेकंड हमारा जो मेथड है उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब जो बैलेंस हमारा हर साल जो रिड्यूस होगा ना उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इसकी वजह से उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और हर साल हमारे डेप्रिसिएशन का वैल्यू भी रिड्यूस होगा, इसकी वजह से उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दूसरा नाम उसको सेम मेथड में दूसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हम डब्ल्यूडीवी पे हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन वैल्यू जो रहता है एसेट का उस पर हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करने वाले हैं, तो इसकी वजह से इस मेथड को बोलते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड। अभी व्हाट इज डब्ल्यूडीवी वो भी हम सीखने वाले हैं। ओके, आगे तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। देखो जो 3 फैक्टर थे वही 3 फैक्टर इस फॉर्मूला में है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ द एसेट। ओके, जो एंड जब जो आपका लाइफ है एसेट का वो एंड होने के समय पे जो हमें स्क्रैप वैल्यू मिलेगा वो एसेट का एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू वो हम माइनस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। जो लाइफ ऑफ एसेट है उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन का वैल्यू आएगा। ये जो वैल्यू आएगा वो पर एनम रहेगा, मतलब हम एस्टिमेटेड लाइफ क्या मेंशन करेंगे उसके हिसाब से एक्चुअली वहाँ पर डेप्रिसिएशन, कभी आपने मंथ में एस्टिमेटेड लाइफ मेंशन कर दिया तो पर मंथ कैलकुलेट होगा, आपने कभी एस्टिमेटेड लाइफ कभी ईयरली मेंशन कर दिया तो पर एनम हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो ये डिपेंड करता है आप एस्टिमेटेड लाइफ किस चीज़ में मेंशन करने वाले हैं। कभी मंथ में मेंशन कर दिया तो मंथ पर मंथ हमारा डेप्रिसिएशन फाइंड आउट हो जाएगा, कभी आपने ईयर में लाइफ मेंशन कर दिया तो हमारा पर एनम हमारा डेप्रिसिएशन हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब पर ईयर हमारा डेप्रिसिएशन फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये आपको याद रखने का है। फिल इन द ब्लैंक्स में द पेयर्स में भी आ सकता है, और ये कभी आपको डेप्रिसिएशन का रेट कभी प्रोवाइड नहीं किया प्रॉब्लम में तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके डेप्रिसिएशन रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ईयरली डेप्रिसिएशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी डेप्रिसिएशन का भी रेट कभी प्रोवाइड किया तो कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपल एक्चुअली यूज़ करने का है कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूला यूज करके आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। कभी डेप्रिसिएशन का रेट कभी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का भी प्रॉब्लम में दिया, मतलब डेप्रिसिएशन आपको 10% चार्ज करने का है तो कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 10%।
ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन डेप्रिसिएशन का रेट कभी प्रॉब्लम में नहीं दिया तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। खाली स्ट्रेट लाइन मेथड का ये फॉर्मूला है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का ये फॉर्मूला है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड WDV मेथड में ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। ओके, उसके लिए अलग से फॉर्मूला है। लेकिन नॉर्मली आपके सिलेबस में ये एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा। कभी कभी आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कभी प्रोवाइड नहीं किया तो आप एक ही है फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने का है। देखिए क्या फॉर्मूला है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। ओके, अभी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम देखने वाले हैं। हमने मेथड देख लिए। हमारे सिलेबस में खाली दो मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये दो ही मेथड है। आगे के जितने भी मेथड लिखे गए 8 9 10 मेथड मैंने लिखे थे, लेकिन उसमें से आपको खाली दो मेथड का ही स्टडी करने का है, बाकी के मेथड्स आपको देखने के नहीं है अभी आपके सिलेबस के लिए। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर दो मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। जहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता, इज नॉट मेंटेन, और जहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो ये दो तरीके से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप करके डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे। मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से डेप्रिसिएशन का वैल्यू सेम ही रहने वाला है, लेकिन आपका अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट आपका चेंज होने वाला है। ओके, तो दो तरीके से हम अभी आगे हम उसके जर्नल एंट्रीज हम देखेंगे, दोनों तरीके से देखेंगे। मतलब जहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता, इज नॉट मेंटेन एंड इज मेंटेन, ये दोनों तरीके से हम अभी जर्नल एंट्रीज हम देखने वाले, ये देखिए। लेकिन जर्नल एंट्रीज देखने के पहले मैं अभी आपको, जब हम जर्नल का जब हमने टॉपिक जब किया था तो उसमें आपको ब्रिटिश अप्रोच आपको बताया था। मैंने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स दिखाया था, वो पूरा ब्रिटिश अप्रोच है। अभी न्यू अप्रोच आया है, अमेरिकन अप्रोच बोलते हैं और उसको मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं। ओके, तो न्यू अप्रोच जो है जर्नल एंट्रीज करने का, वो अभी फर्स्ट हम देखने वाले हैं, और उसके बाद में हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे। और ये न्यू अप्रोच के साथ ही हम जर्नल एंट्रीज एक्चुअली देखेंगे, तो आपको दोनों अप्रोच आपको पता चलेगा। मतलब ब्रिटिश अप्रोच मैंने पहले जर्नल वाले जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें ब्रिटिश अप्रोच एक्चुअली दिया हुआ है। ओके, और मॉडर्न अप्रोच अभी मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, जो एसेट रहता है उसका कौन सा बैलेंस रहता है, ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया था। एसेट का डेबिट बैलेंस रहता है। जो ट्रायल बैलेंस का हमने जो टॉपिक किया था उसमें हमने देख लिया कि कौन से चीज का कौन सा बैलेंस रहता है। ओके, वो हमने देख लिया था। एक डेबिट बैलेंस रहता है और क्रेडिट बैलेंस रहता है। आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट ये दो एक्चुअली मेंशन किया जाता है। दो तरीके के अकाउंट रहते हैं, एक अकाउंट रहता है उसका डेबिट बैलेंस है, दूसरा अकाउंट रहता है उसका क्रेडिट बैलेंस है। और नॉर्मली डेबिट एंड क्रेडिट टैली होते हैं, हम जर्नल एंट्री जब ट्रांसफर करते हैं तब। ओके, तो अभी जितने भी अकाउंट्स रहेंगे उसका इधर डेबिट बैलेंस रहेगा और क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो नॉर्मली जो हमारा एसेट रहता है उसका डेबिट बैलेंस रहेगा। अभी नॉर्मली ये वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कभी किसी सिचुएशन में उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में हमारा डेबिट बैलेंस ही रहेगा। हमारे ट्रायल बैलेंस में एसेट हमारे डेबिट बैलेंस में आपको दिखेगा। ओके, उसके बाद में जो लाइबिलिटी रहता है उसका क्रेडिट बैलेंस रहता है। ओके, जो लाइबिलिटी रहता है उसका क्रेडिट बैलेंस रहता है। ओके, जो एसेट है उसका कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस। ओके, जो लाइबिलिटी रहेगा उसका कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। ओके, जो लाइबिलिटी रहेगा उसका कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ओके, नेक्स्ट इनकम रहेगा तो उसका कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। एक्सपेंसेस रहेगा तो उसका कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट डेबिट बैलेंस रहेगा। इनकम रहेगा तो उसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा। कैपिटल रहेगा तो कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ओके, तो ये बैलेंसेस है वो हमने ऑलरेडी देखा था। एसेट का डेबिट बैलेंस रहता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस रहता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस रहता है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस रहता है, एंड एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस रहता है। वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। ओके, तो अभी यहाँ पर अभी मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, हम जब जर्नल एंट्री जब ट्रांसफर करेंगे तो जिस चीज़ का जो बैलेंस रहेगा ना, अभी एसेट का डेबिट बैलेंस है तो एसेट को जब आप डेबिट करोगे तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा। एसेट को कभी आप क्रेडिट करोगे तो एसेट का वैल्यू डिक्रीज होगा। एसेट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस रहने वाले चीज को आप जब डेबिट करोगे तो वैल्यू उसका इंक्रीज होगा। डेबिट वैल्यू जो बैलेंस रहेगा उसको कभी आप क्रेडिट करोगे तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा।
ओके, सेम सिचुएशन लाइबिलिटी के लिए। लाइबिलिटी का ओरिजिनली कौन सा बैलेंस रहता है? क्रेडिट बैलेंस रहता है। तो क्रेडिट बैलेंस वाली चीज को कभी आप डेबिट करोगे तो वैल्यू उसका डिक्रीज होगा। क्रेडिट वाली चीज को जब आप क्रेडिट करोगे तो उसका वैल्यू इंक्रीज होगा। ओके, तो आपको एक ध्यान ध्यान में रखने का है, जो बैलेंस जिस चीज का जो बैलेंस रहेगा उसको उसी बैलेंस से कभी आप मतलब उसी उसी बैलेंस से आप कभी एंट्री करोगे तो उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, और उसके रिवर्स बैलेंस से कभी आप एंट्री करोगे तो उसका बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। मतलब एसेट का डेबिट बैलेंस रहता है, एसेट को कभी आप डेबिट करोगे तो बैलेंस उसका इंक्रीज होगा। ओके, जब एसेट को आप कभी क्रेडिट करोगे तो बैलेंस उसका डिक्रीज होगा। सेम सिचुएशन एक्सपेंसेस को भी रहेगा। एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस रहता है, एक्सपेंसेस को आप जब डेबिट करोगे तो बैलेंस उसका इंक्रीज होगा, एक्सपेंसेस को आप जब क्रेडिट करोगे तो बैलेंस उसका डिक्रीज होगा। ओके, लाइबिलिटी के लिए, कैपिटल के लिए और इनकम के लिए सबका क्रेडिट बैलेंस है। तो लाइबिलिटी को जब आप क्रेडिट करोगे तो बैलेंस इंक्रीज होगा, लाइबिलिटी को जब आप डेबिट करोगे तो बैलेंस डिक्रीज होगा। ओके, अब दूसरे केस से भी, दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। कभी आप एसेट को कभी इंक्रीज, आपको कभी एसेट कभी इंक्रीज करने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट एसेट का बैलेंस डेबिट रहता है। और एसेट का वैल्यू आपको कभी डिक्रीज करने का है, एसेट का वैल्यू अभी कभी आपको डिक्रीज करने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि एसेट का ओरिजिनल बैलेंस कौन सा रहता है? डेबिट रहता है। तो डेबिट बैलेंस वाली चीज को अभी आपको कभी डिक्रीज करने का है तो आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, और डेबिट बैलेंस रहने वाले चीज को अभी कभी अब इंक्रीज करने का है तो उसको डेबिट ही करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस वाले को कभी इंक्रीज करने का है तो आपको डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट बैलेंस वाले को कभी डिक्रीज करने का है तो उसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखने की। सेम सिचुएशन अभी लाइबिलिटी के लिए, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस रहता है? क्रेडिट बैलेंस रहता है। तो क्रेडिट बैलेंस को कभी आपको इंक्रीज करने का है तो उसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट बैलेंस को कभी आपको इंक्रीज करने का है तो उसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, और क्रेडिट बैलेंस को आपको कभी डिक्रीज करने का है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। सेम सिचुएशन कैपिटल को, कैपिटल को कभी आपको इंक्रीज करने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों क्रेडिट करना पड़ेगा? क्योंकि उसका ओरिजिनल बैलेंस क्रेडिट है। ओके, और कैपिटल को आपको कभी डिक्रीज करने का है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। ओके, अभी इनकम का भी क्रेडिट बैलेंस रहता है, इनकम को आपको कभी क्रेडिट डेबिट मतलब इंक्रीज करने का है तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। ओरिजिनली कौन सा बैलेंस है उसका? क्रेडिट बैलेंस है। ओके, एंड कभी क्रेडिट बैलेंस जो रहेगा उसका को भी आपको डिक्रीज करने का तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो इनकम को आप कभी डेबिट करोगे तो वैल्यू उसका डिक्रीज होगा। अभी एक्सपेंसेस के बारे में, एक्सपेंसेस को अभी कभी इंक्रीज करने का आपको तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका ओरिजिनली बैलेंस ही डेबिट रहता है। ओके, इंक्रीज करने का है तो डेबिट करना पड़ेगा, और डिक्रीज करने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये मॉडर्न अप्रोच है। तो अब ये मॉडर्न अप्रोच यूज करके अब हम जर्नल एंट्रीज करने वाले। अब जर्नल एंट्रीज हम देखेंगे इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, तो डेप्रिसिएशन के जर्नल एंट्री देखिए, कितने जर्नल एंट्रीज है? 9 जर्नल एंट्रीज है। अभी 9 जर्नल एंट्रीज देखेंगे, और यहाँ पर देखिए अभी जो मैं जर्नल एंट्रीज दिखा रहा हूँ वो दोनों अकाउंटिंग मेथड के लिए दिखा रहा हूँ। अकाउंटिंग मेथड दो है ना, जहाँ पर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है, उस तरीका वाला अकाउंट ये नॉट मेंटेन वाला है, और ये इज मेंटेन वाला है। ओके, इज नॉट मेंटेन वाला है और इज मेंटेन वाला है। तो ये दोनों तरीके से हम देखेंगे, दोनों मेथड्स हम देखेंगे एक साथ में। अभी आप देखोगे कि जर्नल एंट्री में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, खाली एक जर्नल एंट्री में डिफरेंस है, उसकी वजह से पूरा अकाउंटिंग मेथड एक्चुअली चेंज होता है। मतलब जर्नल लेजर अकाउंट हमारे अलग से, हमें लेजर अकाउंट हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं ड्यू टू वन चेंज इन जर्नल एंट्री। एक जर्नल एंट्री में खाली डिफरेंस होता है, बाकी सभी जर्नल एंट्री आप देखोगे तो सेम ही है। इसकी वजह से मैं आपको एक साथ ही दिखा रहा हूँ दोनों जो मेथड्स है वो। ओके, अभी फर्स्ट जर्नल एंट्री नॉर्मली आपके जो डेप्रिसिएशन का जो टॉपिक रहेगा ना, उसके लिए जो आपका प्रॉब्लम आएगा ना, उसमें एक फर्स्ट जर्नल एंट्री नॉर्मली परचेस ऑफ एसेट की रहेगी। ओके, और परचेस ऑफ एसेट दो तरीके से आप एसेट परचेस कर सकते हो, कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस। मतलब इंस्टॉलमेंट बेसिस से आप परचेस कर सकते हो, नहीं तो कैश बेसिस से आप परचेस कर सकते हो। ओके, तो कभी आपने एसेट परचेस का एंट्री आप देखो, अभी कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है उसमें। अभी ब्रिटिश अप्रोच हम देखेंगे, और उसके बाद में हम अमेरिकन अप्रोच देखते हैं, खाली एक ही एंट्री के लिए आप देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे, हम ये फर्स्ट एंट्री जो है ना, उसके लिए हम फर्स्ट हम क्या देखेंगे? फर्स्ट हम ब्रिटिश अप्रोच से ये फर्स्ट जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद में सभी एंट्री के लिए हम अमेरिकन अप्रोच हम फॉलो करेंगे। अभी ब्रिटिश अप्रोच में हम तीन स्टेज में हम तीन स्टेज में हम सॉल्व करते थे, फाइंड आउट करते थे जर्नल एंट्री। फर्स्ट, अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है,
तो यहाँ पर कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेसेस अकाउंट नहीं है तो एसेट अकाउंट इन्वॉल्व है, क्योंकि हम फिक्स एसेट परचेस कर रहे हैं, ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस है। तो जब कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस हम जब परचेस करते हैं तो हम एसेट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। ओके, तो परचेसेस को हम डेबिट नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एसेट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ओके, एसेट अकाउंट एंड कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। तो अभी हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन से टाइप के अकाउंट है। तो एसेट अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है एंड कैश अकाउंट भी हमारा रियल अकाउंट ही है, दोनों अकाउंट हमारे रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एसेट हम परचेस कर रहे हैं तो एसेट हमारे पास आ रहा है, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन हो रहा है, तो यहाँ पर हम एसेट को डेबिट देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, और कैश हमसे जा रहा है, हम कैश का हम पेमेंट करने वाले हैं, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमसे क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो इसकी वजह से हम कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारा हो गया ब्रिटिश अप्रोच। अभी हम देखेंगे अमेरिकन अप्रोच। ओके, अमेरिकन अप्रोच एक्चुअली रिलेटिवली इजी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी फॉर्मूला रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। खाली एक सिंपल आपको याद रखने का है कि एसेट का ओरिजिनली कौन सा बैलेंस रहता है। कैश भी एसेट है एंड एसेट अकाउंट भी एसेट है। मतलब यहाँ पर एसेट कौन सा एक्चुअली फिक्स एसेट हम यहाँ पर मेंशन करें। फिक्स एसेट में फर्नीचर रहेगा, फिक्सचर रहेगा, बिल्डिंग रहेगा, प्लांट एंड मशीनरी रहेगा, तो उस अकाउंट को हम डेबिट देने वाले। ओके, तो यहाँ पर मैं अब कंसिडर करता हूँ प्लांट एंड मशीनरी है, तो हम प्लांट एंड मशीनरी जो एसेट है हमारा, उसका ओरिजिनली बैलेंस कौन सा रहता है? एसेट का ओरिजिनली बैलेंस कौन सा रहता है? डेबिट बैलेंस रहता है। एसेट का ओरिजिनली बैलेंस कौन सा रहता है? डेबिट बैलेंस रहता है। कैश का भी ओरिजिनल बैलेंस कौन सा रहेगा? डेबिट ही बैलेंस रहेगा। ओके, तो अभी हम ये रूल हम फॉलो करेंगे। एसेट हम परचेस कर रहे हैं तो एसेट का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? एसेट का वैल्यू हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि हम एसेट हम परचेस कर रहे हैं। एसेट हम परचेस कर रहे हैं तो एसेट को हम एडिशन कर रहे हैं, तो एसेट में एडिशन कर रहे हैं तो एसेट का वैल्यू हमारा क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। तो एसेट का वैल्यू हमें इंक्रीज करने के लिए उसका ओरिजिनली बैलेंस कौन सा है? डेबिट ही बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस चीज को कभी हम इंक्रीज करने का है तो हमको क्या करना पड़ेगा? डेबिट ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसका ओरिजिनल बैलेंस क्या है? डेबिट है। तो डेबिट वाली चीज को हमें इंक्रीज करने का है तो उसको हम डेबिट करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से हम एसेट अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब दूसरा देखेंगे अकाउंट कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जो है वो हम पेमेंट करने वाले, कैश हमसे क्या होने वाला है? कम होने वाला है, तो कैश का हमें बैलेंस हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। तो एसेट का ओरिजिनली बैलेंस डेबिट रहता है, उसको आपको डिक्रीज करने का तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि उसका ओरिजिनली बैलेंस क्या है? उसका ओरिजिनली बैलेंस क्या है? डेबिट है। उसको आपको डिक्रीज करने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये अमेरिकन अप्रोच है। ओके, अभी ओरिजिनली एसेट का बैलेंस क्या है? डेबिट है। तो एसेट हमने परचेस कर दिया तो हमारा बैलेंस इंक्रीज होने वाला है, तो हमें एसेट का वैल्यू इंक्रीज करने का है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एसेट को डेबिट करना पड़ेगा। और कैश का बैलेंस हमसे कम हो रहा है, मतलब कैश को आपको डिक्रीज करने का, तो इसकी वजह से उसको हम क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जर्नल एंट्री होता है एसेट परचेस का, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके, और सेम जर्नल एंट्री हमारा होने वाला है जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे, तभी भी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके, और जब हम क्रेडिट बेसिस से जब परचेस करेंगे, मतलब कैश हम पेमेंट नहीं करेंगे, तो वहां पर एक्चुअली सप्लायर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। एसेट तो डेबिट होगा ही। ओके, एसेट डेबिट होगा ही, और सप्लायर अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर कैश पेमेंट नहीं कर रहे, तो हम सप्लायर को हम क्रेडिट करेंगे। ओके, अभी सप्लायर मतलब क्या है? क्रेडिटर्स। ओके, सप्लायर मतलब कौन है? क्रेडिटर्स है, वो पार्टी अकाउंट है, उससे हमें अमाउंट रिसीव होने वाला है, मतलब वो लाइबिलिटी है। सप्लायर मतलब लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को हमें बढ़ाने का है। लाइबिलिटी भी हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम सप्लायर को हमें पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब जो क्रेडिटर है उसको हमारे ड्यूज है वो बढ़ जाएंगे, तो इसकी वजह से वो ड्यूज बढ़ जाएंगे, तो उसको हम क्या करेंगे? लाइबिलिटी का ओरिजिनली बैलेंस क्रेडिट रहता है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट ही करना पड़ेगा, तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। ओके, मतलब उसका एक्चुअली अमाउंट, हमें जो ड्यूज अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, तो इसी वजह से सप्लायर को यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। हमें ब्रिटिश अप्रोच देखेंगे तो क्या होगा कि सप्लायर अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, सॉरी पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये सप्लायर है, वो हमें एसेट देने वाला है, वो क्या है फिर? गिवर है, इसकी वजह से हम क्रेडिट करेंगे उसको। ओके, आपको जो भी आपको अप्रोच सही लगता है, आपको फाइंड आउट करने में इजी जाता है, वो कोई भी अप्रोच आप यूज कर सकते हो। अमेरिकन अप्रोच यूज करो, नहीं तो ब्रिटिश अप्रोच यूज करो, मतलब गोल्डन रूल्स यूज करो, नहीं तो मॉडर्न अप्रोच वाला इंक्रीज डिक्रीज वाला अप्रोच यूज करो। जो भी आपको सुटेबल लगेगा वो यूज करो। ऐसे कोई भी रूल नहीं है कि यही अप्रोच यूज करने के बाद आपको करेक्ट एंट्री मिलेगी। दोनों अप्रोच के साथ आपको सेम ही एंट्री मिलने वाली। तो
जो अप्रोच आपको इजी जाएगा, आपको कभी ब्रिटिश अप्रोच मैंने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, जर्नल एंट्रीज वाले वीडियो में, तो वो आपको इजी लगता है तो वही अप्रोच फॉलो करो। यहाँ पर अमेरिकन अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। ओके। ये दोनों एंट्री देखिए, कैश बेसिस से परचेस करेंगे, क्रेडिट बेसिस से परचेस करेंगे। तो कैश से परचेस करेंगे तो खाली कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट बेसिस से परचेस करोगे तो सप्लायर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एसेट अकाउंट दोनों सिचुएशन में डेबिट ही रहेगा, क्योंकि दोनों सिचुएशन में हम एसेट परचेस कर रहे हैं, और दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपका एंट्री सेम ही होगा। ओके। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट चार्जेस, अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकर टू पुट द एसेट इनटू ऑपरेशन। मतलब एसेट आप जब परचेस करते हो तो वहाँ पर आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करते हो, वेजेस पे करते हो, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करते हो। तो कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस आप पेड करते हो तो वो हमें कैपिटलाइज करेंगे। आपने आप ऑलरेडी देख लिया है, आपने कैपिटल रेवेन्यू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस के वीडियो में आपने देख लिया है कि ये जो हम एसेट यूज मतलब एसेट परचेस करते समय जो भी हम एक्सपेंसेस करेंगे वो हम कैपिटलाइज करेंगे, वो एसेट के वैल्यू में हम ऐड करेंगे। तो इसकी वजह से हमारा एसेट अकाउंट हमारे यहाँ पर डेबिट होता है, और हम कैश पेमेंट करने वाले हैं, तो इसकी वजह से कैश और बैंक अकाउंट हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। ओके। तो वो हम कैपिटलाइज करेंगे और कैपिटल नेचर के वो एक्सपेंसेस करके कंसिडर करेंगे, एंड एसेट में हम वो ऐड कर देंगे। वो जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो उससे हम एसेट का वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे। दोनों सिचुएशन में सेम ही एंट्री हो रहा है। ओके। आपने देखा होगा तो दोनों सिचुएशन में सेम ही एंट्री होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ इज नॉट मेंटेन में भी और इज मेंटेन में भी, दोनों सिचुएशन में हम सेम ही एंट्री करेंगे। नेक्स्ट अभी फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। ओके। नेक्स्ट एंट्री है फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, और ये एक ही एंट्री ऐसा है कि जिसमें ये दो तरीके के इसमें चेंजेस है। बाकी आप सभी एंट्री देखेंगे तो कॉमन ही एंट्री है, सेम ही एंट्री है। ओके। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। ओके। तो अभी देखेंगे ये दो एंट्री कैसे। जब अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन रहेगा, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो उस सिचुएशन में जर्नल एंट्री क्या होगा, तो एसेट का वैल्यू आपको डिक्रीज करने का है, इसकी वजह से आपको एसेट को क्रेडिट देना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेस है, उसका वैल्यू हमें इंक्रीज करने का है, इसकी वजह से हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा। ओके। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन हमारे इंक्रीज होने वाले हैं। ओके। डेप्रिसिएशन हमें चार मतलब एक्सपेंसेस हमें इंक्रीज करने के, हमें डेप्रिसिएशन हमें क्रिएट करने का है, तो इसकी वजह से डेप्रिसिएशन को हम डेबिट देंगे। तो जर्नल एंट्री यहाँ पर होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ओके। और दूसरा एंट्री हमारा होता है जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मेंटेन करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो उस सिचुएशन में हमें एंट्री करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये है कि हम लाइबिलिटी हम क्रिएट करते हैं और उस लाइबिलिटी को या डेप्रिसिएशन हम ट्रांसफर करते हैं। इस वाले मेथड में हम एसेट अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं करते, मतलब एसेट का वैल्यू हम डिक्रीज नहीं करेंगे, एसेट हम सेम वैल्यू को शो करेंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू रहेगा एसेट का, जो कॉस्ट प्राइस रहेगा एसेट का, उसी वैल्यू को हम एसेट हम शो करेंगे। ओके। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम हर साल हम प्रोविजन हम इंक्रीज करते जाएंगे। जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम करेंगे तो तभी आपको एक्चुअली क्लियर कट मतलब क्लियर हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट। लेकिन जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, पहले वाले मेथड में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और सेकंड वाली एंट्री में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम एसेट को हम डिक्रीज नहीं करेंगे इस वाले सिचुएशन में। सेकंड सिचुएशन में हम एसेट की वैल्यू हम डिक्रीज नहीं करेंगे, एसेट की वैल्यू हम इंटैक्ट रखेंगे, जो कॉस्ट प्राइस है वो एज इट इज रखेंगे, उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक हम लाइबिलिटी अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। ओके। और वहाँ पर हम शो करेंगे जो भी डेप्रिसिएशन रहेगा वो। और जब हम फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे तभी हम जो फिक्स एसेट का जो वैल्यू है उसमें से हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें WDV फाइंड आउट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट हमारा जर्नल एंट्री है फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट टू P&L अकाउंट। जब हम अकाउंट जब क्लोज करते हैं, जब हम क्लोजिंग एंट्री जब ट्रांसफर करते हैं, ईयर एंड को जब हम अकाउंट जब क्लोज करते हैं, तो वो जो डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस रहेगा वो किस अकाउंट को ट्रांसफर होने वाला है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को ट्रांसफर होने वाला है। ओके। तो हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा ना, ये हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमें ट्रांसफर करने के ईयर एंड को। तो जर्नल एंट्री होता है P&L अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, दोनों सिचुएशन में सेम ही जर्नल एंट्री है, खाली एक ही जर्नल एंट्री ऐसी है वो डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट एंट्री है। बाकी सभी सिचुएशन में हमारी सेम ही एंट्री, आप देखोगे तो सभी जगह पर आपको सेम ही एंट्री दिखेगी, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, खाली इस सिचुएशन में हमारा एंट्री एक्चुअली चेंज हो जाता है। ओके। जर्नल एंट्री क्या होगा एक्चुअली, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, इसकी वजह से हम P&L अकाउंट को डेबिट साइड को ट्रांसफर करते हैं, इसकी वजह से P&L अकाउंट डेबिट होता है।
ओके। और डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंस है वो हम ट्रांसफर कर दें, ये बैलेंसिंग अमाउंट है, ये क्लोजिंग एंट्री है, इसकी वजह से डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट। आप जब एसेट जब सेल करोगे तो एसेट अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। जब आप एसेट परचेस करते हो तो एसेट अकाउंट को आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। जब एसेट को आपकी वैल्यू, एसेट की वैल्यू आपको डिक्रीज कर देंगे तो आप एसेट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। क्योंकि एसेट की वैल्यू डिक्रीज करने की आपको मतलब एसेट आपको सोल्ड करने के, तो आप एसेट को क्या करोगे, जिस उसका ओरिजिनली बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो वो आपको डिक्रीज करने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो हम क्रेडिट क्रेडिट करेंगे एसेट को। एंड हमें एसेट जब हम सेल करेंगे तो हमें कैश और बैंक हमें रिसीव्ड होगा। ओके, तो इसके वजह से कैश और बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे। ओके, क्योंकि कैश और बैंक का हमें बैलेंस हमें अभी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और कैश और बैंक का ओरिजिनल बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। कैश और बैंक एसेट है, एसेट का ओरिजिनल बैलेंस डेबिट बैलेंस रहता है और उसका हमें अमाउंट बढ़ाने का है, हमें इंक्रीज करने का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो डेबिट ही करना पड़ेगा। ओके, और एसेट अकाउंट हमारा क्या है, डेबिट बैलेंस रहता है एसेट अकाउंट का, और उसका वैल्यू हमें क्या करने का है, डिक्रीज करने का है, तो क्या करेंगे हम एसेट को क्रेडिट करने वाले। ओके, और सेम एंट्री दोनों जगह पे होता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। अभी ये एक और एंट्री है, उसमें डिफरेंस है, मतलब जो जब हम एसेट जब सेल करते हैं, सोल्ड करते हैं ना, तो उसमें जो हमने डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया ना वो हमें कम करना पड़ता है। तो ये डेप्रिसिएशन फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे तभी वो एक्चुअली इफेक्ट होगा। इस सिचुएशन में वो इफेक्ट नहीं देने का, यहाँ पर एनए लिखा हुआ है कि एंट्री का इस इफेक्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, इस वाले मेथड में। लेकिन जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मेंटेन करेंगे तो हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा और एसेट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री हमें करना पड़ेगा। जब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तभी जो एंट्री किया था वो हमें रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन कितने अमाउंट से हम रिवर्स करेंगे कि जितने रुपीज़ का हमने एसेट सोल्ड कर दिया उतने पूरे रुपीज़ का हम डेप्रिसिएशन वो रिवर्स करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम एंट्री हम ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ओके, अभी जब हम एसेट सोल्ड करेंगे तो वहां पर हमें लॉस हो सकता है, नहीं तो प्रॉफिट हो सकता है। जब हम एसेट सोल्ड करेंगे तो वहां पर हमें लॉस होगा, नहीं तो प्रॉफिट होगा। जब लॉस होगा तो हम पीएनएल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ओके, और जब प्रॉफिट होगा तो हम एसेट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एंड पीएनएल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। वो तो जर्नल एंट्री याद रखना, ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ओके, एंड जब प्रॉफिट होगा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एंट्री दोनों सिचुएशन में सेम ही एंट्री है एक्चुअली, दोनों अकाउंटिंग मेथड में। खाली ये दो एंट्री का डिफरेंस हो गया, ये वाला एंट्री और ये वाला एंट्री है, दो एंट्री में खाली चेंजेस है, बाकी सभी एंट्री दोनों मेथड में सेम ही है। ओके, लेकिन अलग अलग हमें प्रॉब्लम, हमें अलग अलग हम लेजर अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। इन केस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन के सिचुएशन में अलग हम प्रिपेयर करते हैं और इज मेंटेन के सिचुएशन में अलग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो ये जर्नल एंट्रीज हो गया। अभी हम खाली फॉर्मेट देखने वाले हैं और उसके बाद में हम प्रैक्टिकल हम प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, हम पहले हम फॉर्मेट देखेंगे कि फिक्स एसेट अकाउंट जो है, फिक्स एसेट अकाउंट मतलब आप यहाँ पर फिक्स एसेट नहीं मेंशन करोगे, यहाँ पर मेंशन करोगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, फिक्सचर अकाउंट, ओके, कार अकाउंट, मोटर कार अकाउंट, मोटर व्हीकल अकाउंट। ओके, तो इस तरह से आप अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, जो भी फिक्स एसेट रहेंगे उसका अकाउंट का आप नाम लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट। ओके, ऐसे आप नाम लिखोगे। अभी फिक्स एसेट अकाउंट है मतलब ये एसेट अकाउंट है, एसेट का ओरिजिनली कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस रहता है, तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो आप डेबिट साइड में मेंशन करोगे। आपने देखा है, मैंने जब लेजर अकाउंट आपको दिखाया था तभी आपको मतलब बताया था कि जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहता है उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में ही शो होगा। ओके, ये यहाँ पर मैंने लिखा ना, ये यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट मेंशन कर दे। ओके, अकाउंट है तो अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पर डीआर मेंशन किया जाएगा और अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पर सीआर मेंशन किया जाएगा। ओके, ऐसे आप मेंशन करोगे। ओके, तो ये ओपनिंग बैलेंस का एंट्री है, और जब फाइनली जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा तो इस साइड को हम मेंशन करेंगे। देखो ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग डेट है, और इन बिटवीन ये सभी ट्रांजेक्शन हुए सभी। ओके, इन बिटवीन ईयर ये ट्रांजेक्शन हो गया, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर को फिर से यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस करके ब्रॉट डाउन करके कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर को स्टार्टिंग में। ओके, जब एसेट परचेस करेंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा, तो इसकी वजह से डेबिट साइड को एंट्री हो रहा है। ये दोनों में से कोई तो एक एंट्री होगा, इधर आप वो एसेट है वो कैश बेसिस से परचेस करेंगे और वो क्रेडिट बेसिस से परचेस करेंगे, दोनों इफेक्ट एक साथ में नहीं होगा, दोनों में से कोई तो एक इफेक्ट होगा। इधर आप एसेट जो है वो क्रेडिट बेसिस से परचेस करेंगे और वो कैश बेसिस से परचेस करेंगे। ओके, उसके बाद में ये एंट्री है इंस्टॉलेशन चार्जेस जो आप पे करोगे वो भी आप यहाँ पर ही ट्रांसफर करोगे।
फिक्स एसेट अकाउंट को ही आप ट्रांसफर करोगे तो उसका ये इफेक्ट है। उसके बाद जब आप एसेट सोल्ड करोगे तो ये हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। एसेट जब हम सोल्ड करेंगे तो ये क्रेडिट साइड में शो करेंगे। और वहाँ पर जब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उस पर डिपेंड करेगा। जब लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में मेंशन करेंगे, क्योंकि एंट्री वैसा है। एंट्री वैसा आप एंट्री देखोगे, जब प्रॉफिट लॉस होगा तो एंट्री क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो एसेट अकाउंट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हम एसेट अकाउंट, जब लॉस होगा तो हम एसेट अकाउंट को क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे बाय पीएनएल अकाउंट। ओके। और जब प्रॉफिट होगा तो हम एसेट अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं और पीएनएल अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एसेट अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो एसेट अकाउंट को यहाँ पर हम डेबिट साइड में मेंशन करेंगे टू पीएनएल अकाउंट। और एंट्री का जो डेट रहेगा वो सेम ही रहेगा। जब हम एसेट जब सोल्ड करेंगे वो वाला जो डेट रहेगा, यहाँ पर हम एसेट सोल्ड करें इस डेट को, तो लॉस होगा तो यहाँ पर मेंशन करोगे, प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर मेंशन करोगे 1/9/2022 ही डेट आएगा। ये सेम डेट यहाँ पर भी आएगा, ये वाला डेट। ओके, 1/9/2022। ओके, 1/9/2022 ऐसे डेट आएगा यहाँ पर। ओके। ओके। और अकाउंट आप देखोगे, जो डेप्रिसिएशन हम जो चार्ज करते हैं वो क्रेडिट साइड में यहाँ पर हम चार्ज करते हैं। जो फॉर जर्नल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। तो फिक्स एसेट अकाउंट अपने क्रेडिट किया है, इसकी वजह से फिक्स एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो डेबिट किया है उसका नाम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जो आप डेप्रिसिएशन अकाउंट जो प्रिपेयर करेंगे उसके डेबिट साइड में जाएगा टू फिक्स एसेट अकाउंट। ओके, इस तरह से हम एंट्री हम ट्रांसफर करेंगे। ये आपको अकाउंट का मैंने फॉर्मेट दिखा दिया। ये इस तरह से हम अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे, फिक्स एसेट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट का मैं फॉर्मेट कैसे है वो बता दूंगा। ओके। तो ये एक्चुअली थोड़ा थेरियोटिकल हमने कंसेप्ट हमने देख लिया, कुछ जर्नल एंट्रीज हमने देख लिए, एक फॉर्मूला भी हमने देख लिया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। ओके। अभी हम देखने वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखने वाले। ओके। तो स्टार्ट करते हैं, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं।